दोस्तों, आज के इस एक्सप्लेनर में हम एक बहुत ही जबरदस्त मैक्रो टू माइक्रो मिस्ट्री सॉल्व करने वाले हैं। मतलब हजारों किलोमीटर दूर हुए एक ग्लोबल तनाव ने हमारे भारत में एक ऐसी अप्रत्याशित घरेलू नीति को कैसे जन्म दे दिया जिसने पूरे देश को चौंका कर रख दिया। आइए समझते हैं कि कैसे ग्लोबल एनर्जी क्राइसिस और हमारी अर्थव्यवस्था के तार आपस में इतने गहराई से जुड़े हुए हैं। तो चलिए सीधा मुद्दे पर आते हैं। 10 मई 2026 की उस ऐतिहासिक और हैरान कर देने वाली घटना को याद करते हैं। सिकंदराबाद में एक जनसभा चल रही थी और वहां भारत के प्रधानमंत्री ने अचानक से देशवासियों से एक बिल्कुल ही अप्रत्याशित अपील कर दी कि अगले 1 साल के लिए सोने की खरीदारी रोक दें। अब एक ऐसे देश में जहां सोना सिर्फ एक इन्वेस्टमेंट नहीं है बल्कि हमारी शादियों, त्योहारों और कल्चर का इतना अहम हिस्सा है, वहां ऐसी बात सुनना सबके लिए किसी झटके से कम नहीं था। लेकिन सच बताऊं तो ये कदम सिर्फ गहने खरीदने से रोकने के लिए नहीं था। इसके पीछे एक बहुत ही बड़ा आर्थिक तूफान छिपा था। और वो तूफान इस नंबर से जुड़ा है, $71.98 बिलियन। जरा सोचिए, ये कोई छोटी मोटी रकम नहीं है। ये वित्तीय वर्ष 2025-26 के लिए भारत का भारी भरकम गोल्ड इंपोर्ट बिल था। दिलचस्प बात यह है कि इस दौरान हमने असल में 4.76% कम सोना खरीदा था, जो घटकर 721 टन रह गया था। लेकिन क्योंकि ग्लोबल मार्केट में सोने की कीमतें आसमान छू रही थीं, हमें इस कम सोने के लिए भी लगभग 6.77 लाख करोड़ रुपए चुकाने पड़े। ये एक इतनी विशाल वित्तीय निकासी थी जिसने हमारी इकोनॉमी की जड़ों को हिलाकर रख दिया था। तो इस पूरे घरेलू संकट की असली जड़ क्या थी? चलिए चलते हैं उस ग्लोबल क्राइसिस की तरफ जिसका केंद्र था हॉर्मोज़ जलडमरू मध्य। हमारे इस घरेलू झटके का असली कारण भारत से लगभग 3000 किलोमीटर दूर पश्चिम एशिया में था। वहां अमेरिका और ईरान के बीच पूरे 72 दिनों तक एक भयंकर नौसैनिक गतिरोध चला और इसका सीधा असर पड़ा हॉर्मोज़ जलडमरू मध्य पर। ये कोई आम समुद्री रास्ता नहीं है, बल्कि ये ग्लोबल एनर्जी का गला है। दुनिया का 20% समुद्री कच्चा तेल और एलएनजी इसी संकरे से मार्ग से होकर गुजरता है। इस क्राइसिस की वजह से सप्लाई चेन इतनी बुरी तरह टूटी कि ब्रेंट क्रूड ऑयल $126 प्रति बैरल के खतरनाक स्तर पर पहुंच गया। इस पूरे गतिरोध में दुनिया भर में लगभग 1 अरब बैरल तेल उत्पादन का नुकसान हुआ और हमारे भारत जैसे देश के लिए, जो अपनी जरूरत का 85 से 90% तेल इंपोर्ट करता है, ये सिचुएशन बिल्कुल विनाशकारी थी। लेकिन रुकिए, खतरा सिर्फ तेल तक ही सीमित नहीं था। समुद्र के नीचे बिछे इस अदृश्य नेटवर्क को भी समझना जरूरी है। ये जलडमरू मध्य सिर्फ तेल का ही नहीं बल्कि एक डिजिटल चोक पॉइंट भी है। इसके नीचे से AE1 और फैल्कन जैसी 7 प्रमुख फाइबर ऑप्टिक केबल्स गुजरती हैं, जिन पर हर रोज $10 ट्रिलियन का ग्लोबल फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन टिका है। ईरान ने इन केबल्स पर अपना नियंत्रण घोषित कर दिया था। जरा सोचिए, अगर किसी जहाज के लंगर से गलती से भी ये केबल कट जाती तो भारत सहित कई देशों का पूरा फाइनेंशियल सिस्टम चंद मिनटों में ही ठप पड़ सकता था। अब ये सब मिलकर एक परफेक्ट स्टॉर्म कैसे बना? तेल और सोने के इस डबल अटैक ने हमारी इकोनॉमी का क्या हाल किया? आइए देखते हैं। इस ग्लोबल झटके ने सीधे हमारी अर्थव्यवस्था पर प्रहार किया। कच्चे तेल की रिकॉर्ड तोड़ कीमतें और सोने का विशाल इंपोर्ट बिल, इन दोनों के भारी वजन ने मिलकर भारतीय मुद्रा को डुबोना शुरू कर दिया। ये आंकड़े बिल्कुल साफ बता रहे हैं कि स्थिति कितनी गंभीर हो चुकी थी। हमारा फॉरेक्स रिजर्व यानी विदेशी मुद्रा भंडार फरवरी से मई के बीच ही गिरकर $690.69 बिलियन पर आ गया। सीधा $37 बिलियन का नुकसान। ट्रेड डेफिसिट $119.30 बिलियन तक पहुंच गया क्योंकि हमारा इंपोर्ट हमारे एक्सपोर्ट से बहुत ज्यादा हो गया था। और जो करंट अकाउंट डेफिसिट है वो बढ़कर $84.5 बिलियन या जीडीपी के 2% तक पहुंचने का अनुमान था। ये एक बेहद ही अस्थिर स्थिति थी। देश से जो इतने सारे डॉलर्स बाहर जा रहे थे उसकी मुख्य वजह बिल्कुल साफ थी। एक तरफ $134.7 बिलियन का कच्चे तेल का इंपोर्ट और दूसरी तरफ $71.98 बिलियन का सोने का इंपोर्ट। अब क्योंकि इन दोनों ही चीज़ों के इंपोर्ट का 85 से 90% पेमेंट हमें डॉलर्स में ही करना पड़ता है, तो मार्केट में डॉलर की भारी डिमांड पैदा हो गई। इसका सीधा असर हमारे रुपए पर पड़ा, जो दबाव में आकर डॉलर के मुकाबले 4% तक गिर गया और 95.19 के स्तर पर आ गया। इस गिरते रुपए और महंगे होते तेल का हमारे देश के अंदर बहुत गहरा असर पड़ा। हमारी जो ऑयल मार्केटिंग कंपनियां हैं उनकी हालत बेहद खराब हो गई।
भारत में पेट्रोल और डीजल की कीमतें तो 94.77 और 87.67 पर फिक्स रखी गई थीं, लेकिन पीछे से इंटरनेशनल मार्केट में कच्चा तेल 50% तक महंगा हो चुका था। इसकी वजह से इन कंपनियों को हर दिन 1,600 करोड़ से भी ज्यादा का नुकसान झेलना पड़ रहा था और इनका कुल नुकसान 1 लाख करोड़ रुपए के पार चला गया। इसके अलावा माल ढुलाई महंगी होने से जो हमारी रोजमर्रा की चीजें हैं, उन पर 25 से 40% तक की इंपोर्टेड इन्फ्लेशन की मार पड़ी। तो इस हाहाकार को रोकने के लिए क्या किया गया? यहीं से शुरुआत हुई उस 7 सूत्रीय आर्थिक रक्षा योजना की, जो प्रधानमंत्री की उस अपील का आधार थी। डॉलर्स के इस अभूतपूर्व क्षरण को रोकने के लिए 10 मई की वो अपील एक इमरजेंसी उपाय की तरह डिजाइन की गई थी। एक तरह से कह सकते हैं कि लगातार बहते हुए खून को रोकने के लिए एक टॉर्निकेट बांधा गया। इस प्लान के 7 पॉइंट बहुत ही स्पष्ट थे। पहला, गैर जरूरी सोने की खरीद को 1 साल के लिए रोकना। दूसरा, कोविड के समय की तरह ही फिर से वर्क फ्रॉम होम अपनाना ताकि ईंधन की बचत हो सके। तीसरा, पब्लिक ट्रांसपोर्ट और ईवी का ज्यादा उपयोग। चौथा, फॉरेन ट्रिप्स और डेस्टिनेशन वेडिंग्स को टालना। पांचवां, खाने के तेल की खपत में 10% की कमी। छठा, खेती में सोलर पंप का इस्तेमाल। और सातवां, वोकल फॉर लोकल को प्राथमिकता देना। अर्थशास्त्रियों का मानना था कि अगर सोने की खरीद में सिर्फ 30-40% की भी कमी आ जाए तो देश सीधे तौर पर 20 से 25 बिलियन डॉलर बचा सकता है, जो गिरते रुपए के लिए एक बहुत बड़ी ढाल साबित होता। अब देखते हैं कि इस सख्त कदम का बाजार और हमारी राजनीति पर क्या तात्कालिक प्रभाव पड़ा। जाहिर है, जब देश की लीडरशिप की तरफ से ऐसी बड़ी अपील आती है तो उसका इम्पैक्ट तुरंत और बहुत गहरा होता है। 11 मई की सुबह दलाल स्ट्रीट पर भारी पैनिक का माहौल था। इन्वेस्टर्स ने आक्रामक रूप से शेयर बेचना शुरू कर दिया, जिससे बीएसई सेंसेक्स 927 पॉइंट और निफ्टी 259 पॉइंट धड़ाम हो गया। सबसे तगड़ा झटका लगा आभूषण क्षेत्र को। सेनको गोल्ड, कल्याण ज्वेलर्स, टाइटन और पीसी जूलर जैसी कंपनियों के शेयरों में भारी गिरावट दर्ज की गई। और बात सिर्फ शेयर बाजार तक सीमित नहीं थी। भारत के ज्वेलरी उद्योग से 50 लाख से 1 करोड़ लोगों की रोजी रोटी सीधे जुड़ी हुई है। कारीगरों और छोटे दुकानदारों के बीच गहरी चिंता फैल गई कि अगर मांग नहीं रही तो उनका क्या होगा। इस फैसले को लेकर देश में एक तीखी राजनीतिक बहस भी छिड़ गई। सत्ताधारी दल ने इस अपील को कर्तव्य सर्वोपरि और आर्थिक आत्मरक्षा के एक जरूरी कदम के रूप में फ्रेम किया। उनका साफ तर्क था कि ये वैश्विक ऊर्जा संकट के खिलाफ एक बेहद जरूरी राष्ट्रीय ढाल है और संकट के इस समय में देश की इकोनॉमी को बचाने के लिए सभी नागरिकों को एकजुट होकर ये देशभक्ति दिखानी चाहिए। वहीं दूसरी तरफ विपक्ष ने इस पर कड़ा प्रहार किया। राहुल गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे जैसे विपक्षी नेताओं ने इसे कोई सलाह नहीं, बल्कि पिछले 12 सालों के आर्थिक कुप्रबंधन और विफलता का प्रमाण बताया। उन्होंने इस बात पर भी कड़ा सवाल उठाया कि एक तरफ तो सरकार ईंधन बचाने का भाषण दे रही है और ठीक उसी के बाद 5 किलोमीटर प्रति लीटर का माइलेज देने वाली भारी भरकम एसयूवी गाड़ियों के काफिले के साथ भव्य रोड शो कर रही है। ये कैसा विरोधाभास है? तो राजनीति से परे हटकर अगर हम आगे के रास्ते की बात करें तो इसके स्ट्रक्चरल सॉल्यूशंस क्या हो सकते हैं? देखिए, सोने की खरीदारी को रोक देना सिर्फ एक टेम्परेरी बैंडेड हो सकता है। असल में भारत की समस्या का एक बड़ा समाधान हमारे अपने ही घरों में छिपा है। अनुमान है कि हमारे घरों और मंदिरों में लगभग 40,000 से 50,000 टन निष्क्रिय सोना यूं ही रखा हुआ है, जिसका अर्थव्यवस्था में कोई एक्टिव योगदान नहीं है। अगर सरकार एक बेहतरीन गोल्ड मोनेटाइजेशन स्कीम लाकर इस विशाल भंडार का सिर्फ 10 से 20% हिस्सा भी सिस्टम में वापस ले आए, तो यकीन मानिए भारत को अगले पूरे 1 दशक तक बाहर से सोना इंपोर्ट करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। और जो लोग सोने में इन्वेस्ट करना ही चाहते हैं, उनके लिए कई स्मार्ट फाइनेंशियल ऑप्शंस पहले से मौजूद हैं। अगर आप फिजिकल सोना खरीदते हैं तो हमारे देश का डॉलर सीधे बाहर जाता है, लेकिन अगर आप गोल्ड ETF लेते हैं तो इससे तुरंत कोई नया इंपोर्ट नहीं बढ़ता। और सबसे बढ़िया ऑप्शन है सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड यानी SGBs। ये पूरी तरह से इंपोर्ट फ्री है, इनमें आपको 2.5% का एक्स्ट्रा इंटरेस्ट मिलता है और ये टैक्स फ्री भी हैं, यानी ये आपकी वेल्थ को इन्फ्लेशन से भी बचाते हैं और देश के करंट अकाउंट डेफिसिट को भी नुकसान नहीं पहुंचाते। तो इस पूरे एक्सप्लेनर के अंत में मैं आपके लिए एक बहुत ही गहरा सवाल छोड़ना चाहता हूँ। क्या किसी देश की सच्ची नेशनल सिक्योरिटी सिर्फ उसके बॉर्डर्स पर खड़ी सेनाओं से तय होती है, या फिर इस बात से भी कि हम और आप रोजमर्रा की जिंदगी में क्या खरीदते हैं और कैसे कंज्यूम करते हैं?
ये पूरी मिस्ट्री इस बात का एक बहुत बड़ा सबूत है कि ग्लोबल जियोपॉलिटिक्स और हमारे लोकल शॉपिंग के फैसले आपस में कितनी गहराई से जुड़े हुए हैं। जरा सोचिएगा इस बारे में। इस एक्सप्लेनर में हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।